नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं खबरों का। किसान आंदोलन आज 23वें दिन भी लगातार जारी है। सर्द मौसम में तमाम परेशानियों के बीच भी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी किसानों को राहत मिली है। कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन को किसानों का अधिकार बताया है। तो वहीं किसानों के प्रदर्शन के बीच संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी से उनके अनुयायियों को गहरा सदमा लगा है। वहीं पुलिस अभी कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि बाबा मूल रूप से पंजाब के जगराव इलाके के रहने वाले थे और 1990 में एक ओंकार आश्रम और सिंगड़ा गांव में गुरुद्वारा चला रहे थे। वे अब उन्होंने शादी नहीं की थी और एक सिख प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। अचानक उनके निधन की खबर मिलने के बाद से उनके अनुयायी बड़ी संख्या में गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं। बाबा राम सिंह के पार्थिव शरीर को एक दिन के लिए गुरुद्वारा परिसर में रखा गया है ताकि उनके अनुयायी अंतिम दर्शन कर सकें। आज सुबह संत राम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर बैठे लगातार किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि सरकार भी अभी इस पूरे मामले को लेकर पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसी के साथ में सर्द मौसम में किसानों की सीधी मांग है कि किसी भी हाल में जब तक नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक किसान इस आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਘੇਰੇ, ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ 51 ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਘੇਰੇ, ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 13 ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਵਾ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਬਾਨੀ ਡਾਨੀਆਂ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਅਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ। ਲੋਕ ਉਹ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟੋੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਲਾਸਟ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। जो काले कानून है वापस किए जान। बहुत देर हो गई है, पहले तो पंजाब तो लड़ाई लड़ते आए हैं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। जो ऐसे ही हमारे साथ करेंगे, हम इसलिए नहीं आए इधर जो हमको अपना जो खेती के लिए काले कानून है, जो मजदूर है, सब आदमी के लिए ये कानून अच्छे नहीं है। इसलिए हमारी जो यही बेनती है मोदी जी कि इसको खारिज करें। इसको नहीं ऐसे सब आदमी सर्दी में बैठे हुए हैं तो क्या फ़ायदा है। तो लेकिन ये अच्छा काम नहीं किया है इन लोगों ने। ये लोग अच्छा नहीं काम कर रहे। छोड़ें ये इस बात को, काले कानून रद्द करें। हमारी तो यही बेनती है बस। हाँ, मैं सलविंदर सिंह जानिया, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਕੱਢੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਸਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਗਾੜੀ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਠੰਡ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਾ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार पिछले 3-4 तो लगातार सीधे तौर पर किसान यही मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानून जो है उनको वापस किया जाए। किसान लगातार नए कृषि कानून को काले कानून करार दे रहे हैं। तो वहीं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सिंधु बॉर्डर से हमारे संवाददाता हमारे साथ विनीत कपूर जुड़ चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। विनीत, सबसे पहले तो अपडेट क्या कुछ है किसान आंदोलन को लेकर, विस्तार से बताएं। देखिए, सीधे तौर पर अगर किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और किसान यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका ये आंदोलन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। सर्द रातों में तकरीबन 3 से 4 डिग्री या फिर 5 डिग्री पारे के बीच में ये किसान जो है अपने परिवारों के साथ सड़कों पर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक आंदोलन वापस नहीं केंद्र की मोदी सरकार लेती तब तक ये यहीं पर डटे रहेंगे, लेकिन इस बार अपने अधिकार लेकर ही दिल्ली से वापस जाने का काम करेंगे। जी, बॉर्डर पर अभी मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि संत राम सिंह की भी अगर हम बात करें तो आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। कल हमने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से गुरनाम सिंह चरूनी मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए, अपना दुख उन्होंने बयां किया। वो तो सिर्फ गुरनाम सिंह चरूनी थे, वहां पर लाखों की संख्या में किसान मौजूद हैं। क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, रात के वक्त भी मैं सिंगू बॉर्डर पर था और रात के वक्त भी जो यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही थी, यहाँ पर अपने ही ढंग से लोग जो हैं संत राम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि संत राम सिंह ने जिस तरह से अपनी कुर्बानी दी, उनकी आहुति को शहादत का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि संत राम सिंह ने किसानों के दर्द को देखते हुए अपने आप को खत्म करने का फैसला लिया, क्योंकि यहाँ पर जो दर्द है वो वाकई ही किसानों के चेहरों से बयां होता नजर आता है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग ठंडी रातों में कहीं ना कहीं अपने हकों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और देश का अन्नदाता जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ सड़कों पर है। नौबत ये आ चुकी है कि कुछ एक किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से भरी एक चिट्ठी भी लिखी गई है कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किसानों की समस्या को लेकर संजीदा हो और किसानों को उनका हक मिलता हुआ नजर आए। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि संत राम सिंह की आहुति के बाद यह आंदोलन जो है वो और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मनोबल जो है किसानों के और ज्यादा ऊंचा होता हुआ नजर आ रहा है। आज सिंघेड़ा के अंदर संत राम सिंह का अंतिम संस्कार होगा और इसी सिंधु बॉर्डर से कहीं ना कहीं कुछ किसान जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। कुछ किसान यूनियन के जो प्रधान है वो वहां पर पहुंचेंगे और उनको अंतिम विदाई के वक्त अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो वहां पर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों के जुटने का सिलसिला अभी भी जारी है। तकरीबन 1 ट्राली अगर यहाँ से वापस पंजाब को लौटती है तो पंजाब और हरियाणा से 2 ट्रालियां जो हैं वो लोगों की भरी हुई सिंगू बॉर्डर पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर लोगों के जुटने के सिलसिले में कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है। यहीं पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को व्यतीत करते नजर आ रहे हैं। कहीं पर जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, कहीं पर लोग जो हैं अन्य जो कह सकते हैं त्योहार हैं उनको यहाँ पर मनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कह चुके हैं जब तक मोदी सरकार संजीदा नहीं होगी तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। लेकिन विनीत, साथ में संत राम सिंह को लेकर राजनीति भी काफी देखने को मिल रही है, उसकी तरफ हम जाएं। लेकिन उससे पहले महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात करें, देश में लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन किसान आंदोलन जो दिल्ली में इस वक्त चल रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी आखिरकार किस तरह की नजर आ रही है? देखिए, महिलाएं यहाँ पर जो पहुंची हुई हैं वो महिलाएं अपने ढंग से अपनी भागीदारी को निभाती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर इन महिलाओं की बात करें तो यहीं पर ये जो पूरी का पूरा कह सकते हैं यहाँ पर जो संगत आई हुई है, जो भी किसान आए हुए हैं उनके लिए खाना बनाने का काम ये महिलाएं करती नजर आ रही हैं। हालांकि कई टेंट ऐसे हैं जहाँ पर पुरुष भी कहीं ना कहीं सभी के लिए खाना बनाते नजर आ रहे हैं और केवल किसान नहीं, जो आम आसपास के रहने वाले कुछ लोग हैं, जो प्रवासी हैं, उनको भी यहाँ पर लंगर जो है वो ये लोग मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सिंधु बॉर्डर पर हमारे संवाददाता विनीत कपूर लगातार डटे हुए हैं और वहां से वो तमाम तस्वीरें भी भेज रहे हैं। विनीत ने बताया कि किस तरीके से किसान आंदोलन में अभी भी किसानों के हौसले
वो लगातार बने हुए हैं। और इसी के साथ में रुक करते हैं दूसरी खबर का। आपको बताएं कि नए कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली और उसके आसपास आकर प्रदर्शन करने वाले किसानों का आज 23वां दिन है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि कृषि सुधारों को लेकर कुछ किसान समूहों के बीच में गलतफहमियां पैदा की गई हैं। कृषि मंत्री की तरफ से लिखे गए इस पत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रीट्वीट करते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों से इसे जरूर पढ़ें। तोमर ने खुला पत्र में यह कहा कि कई किसान संगठनों के कृषि सुधारों का स्वागत किया है और वो खुश हैं, और इसी के साथ कुछ क्षेत्रों के किसानों की तरफ से पहले से ही इन सुधारों का फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो इन लोगों के बहकावे में ना आए जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए झूठ फैला रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जिस बैठक का इंतजार पूरे देश की जनता कर रही है वो बैठक ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसानों के बीच में कब आखिरकार बैठक होगी, या फिर कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक कब होगी। क्योंकि लगातार किसानों की सीधी बात ये कहनी है कि 6 चरण की बातचीत हो चुकी है और अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में अब अगली बातचीत तभी होगी जब इन कानूनों को रद्द किया जाएगा। तो वहीं खुला पत्र कृषि मंत्री के द्वारा किसानों के सामने रखा गया है, जिसमें कृषि मंत्री ने कई फायदे इस कृषि कानून के गिनाए हैं, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पत्र को रीट्वीट करते हुए कहा कि इस पत्र को ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ साझा करें, ताकि किसानों की जो गलतफहमियां हैं, जो उनको लगता है कि इसमें कोई परेशानी है, वो दूर हो सके। इसी के साथ में आपको बता दें कि किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और उनकी सीधी मांग ये है कि किसी भी हाल में इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। आज 23वां दिन है, लगातार किसान ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से सरकार हटी बनी हुई है, अगर वो और भी लंबा वक्त खींचना चाहते हैं तो किसान उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सर्द मौसम में आपको बता दें कि लगातार किसानों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि हर रोज एक नए किसान की वहां पर मौत हो रही है, और इसी की मौत को किसान लगातार बलिदान के रूप में बता रहे हैं, और साथ में शहादत बताते हुए उसको श्रद्धांजलि अर्पित भी 20 तारीख को की जाएगी, उसका कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताते चले कि संत राम सिंह के निधन के बाद भी आंदोलन में एक जो बड़ा वर्ग है उन लोगों को दुख पहुंचा है, और इसी के साथ में हजारों लाखों की संख्या में और भी जो लोग हैं उन्हें भी इस बात का दुख पहुंचा है। लेकिन इसके साथ में ही अभी भी सिंधु बॉर्डर सहित और भी जो तमाम बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर की हम बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें, लगातार किसानों का वहां पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। वो अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि लगातार किसानों की मांग यह है कि किसी भी हाल में इन नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, उसके बाद ही सरकार से आगे की चर्चा की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि जो शुरुआत में जो किसान संगठन थे उनकी 5 मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी थी, जिनमें से सरकार ने दावा किया है कि उनकी 5 मांगों को हम पूरा करने की तैयार हैं। और इसके साथ में आपको यह भी बताते चले कि एमएसपी को लेकर जो बातें कही जा रही थी उसको लेकर लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार ने अपनी बात कही है। अब ये तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की, ये सिंधु बॉर्डर से तस्वीरें हैं जहां पर जो किसान संगठन हैं वो सुबह उठने के बाद चाय का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी चेहरों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीती रात कितने दुखों की और सर्द भरी रही है, किस तरीके से उसके बावजूद भी किसानों के जो हौसले हैं वो पस्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार किसानों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके साथ में किसान लगातार अपनी बातों को रखे हुए हैं और डटे हुए हैं। जमीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है, जमीन पर ही कपड़े बिछाकर वो सो रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि भारी संख्या में जो किसान हैं वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने अभी भी हार नहीं मानी है, क्योंकि आज 23वां दिन है, और 23 दिनों के बीच में अगर हम बात करें तो अब तक करीब 20 किसानों का जो निधन हो चुका है। ये सिर्फ वो किसान हैं जिन लोगों सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हर रोज करीब एक किसान का निधन हो रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि इन किसानों के निधन के बाद 20 तारीख को यानी कि 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरे देश में इन शहीद किसानों के नाम पे रखा गया है। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि अभी भी चाहे हरियाणा की हम बात करें, पंजाब की हम बात करें, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार किसानों का दिल्ली कूच जारी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, सबसे पहले तो किसान आंदोलन को लेकर क्या अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। तरीके से
किसान जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं अभी भी चलता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद जरूर है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि जो कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए, और सरकार चाहती है प्रस्ताव के द्वारा यानी कि उसको आगे चलते रहना, यानी कि जो कानून बना हुआ है वो उसको वापस नहीं लेना चाहते हैं। मगर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सरकार भी निकालने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि बातचीत से ही मसला हल हो सके। मगर अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक जो सरकार की तरफ से किरण है वो अभी भी जली हुई है, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है किसानों से हम बात करने के लिए तैयार है। किसानों की जो मुश्किल है यानी कि जो उनकी परेशानियां हैं एमएसपी को लेकर, एमएसपी जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी, हम उसको छेड़ेंगे नहीं और इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, कहीं ना कहीं अभी भी किसान अड़े हुए हैं, क्योंकि लगभग आज 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिनों से लगभग किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर रुके हुए हैं, और कहीं ना कहीं आने की जो प्रक्रिया यानी कि जो गाँव में है और जो किसान रुके हुए हैं जो खेती कर रहे हैं वो भी आना जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं वो बंद किए हुए हैं, और दिल्ली की जो जनता है उसको खासी परेशानी नजर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पत्र लिखा किसानों को कि हम जो आपके प्रस्ताव है उनको मानेंगे, और कहीं ना कहीं कानून के अंदर जितने भी बदलाव हो सकते हैं उतने बदलाव करेंगे हम, और मगर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं इस कानून से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। मगर अभी भी किसानों की तरफ से ऐसा कोई जो पत्र लिखा गया है उनको कोई जवाब दिया गया हो, मगर कहीं ना कहीं अभी भी सरकार कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए। जी राजीव, पत्र लिखा गया है जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों के लिए खुला पत्र है ये, इसमें जो बातें कही जा रही हैं कृषि मंत्री ने कहा कि बहुत फायदेमंद है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कुछ क्षेत्रों के जो पहले से ही इसका लाभ ले रहे हैं, और ऐसे में राजनीतिक षड्यंत्र की उन्होंने बात कही है। क्या कुछ उन्होंने फायदे गिनाए हैं इस पत्र में, और साथ में किस तरीके से वो राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो नरेंद्र सिंह तोमर है जो कृषि मंत्री है उन्होंने एक पत्र जरूर लिखा है, वो भी 8 पेज का लिखा है, और उसके अंदर 8 फायदे गिनाए हैं। यानी कि उन्होंने पहला फायदा ये बताया उन्होंने कि उनकी जो खेती है यानी कि जो उनकी जमीन है वो उन्हीं की रहेगी, ना कि उसमें कोई बदलाव किया जाएगा, ना कि वो उनकी चली जाने वाली है। क्योंकि जो कह सकते हैं जो विपक्ष ने जो बताया हुआ है उन्होंने शायद या यही बताया हुआ है कि जो किसानों की जो जमीन है वो सरकार ले लेगी या फिर प्राइवेट कंपनियां ले लेगी, मगर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होगा। उसके अंदर बात करें फसलों की तो फसलें वो चाहे जिस दाम पे चाहे वो बेच सकते हैं, मंडियों का ही रास्ता खुला हुआ है, मंडियां भी बंद नहीं होंगी, ना ही प्राइवेट सेक्टर बंद होंगे, मगर तमाम जो सुविधाएं दी हुई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो फायदे हैं कृषि कानून के हमने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने की भी कोशिश की है, लोगों ने फायदे भी माने हैं, और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जो कृषि कानून है वो उनके फायदे की है, उनके फायदे में है, और कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा आने वाले समय के अंदर और भी। क्योंकि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा कि जितने जो विपक्ष है, विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों को उकसाने का काम कर रहा है, जो उनको गुमराह किया जा रहा है, और वो किसान गुमराह ना हो ताकि प्रदर्शन खत्म करें, और जो उनका फायदा है यानी कि जो कृषि कानून से जो उनको फायदा होने वाला है उसकी तरफ ध्यान दें, ताकि इस तरीके के विपक्ष की जो कह सकते हैं प्रतिक्रिया है या उनके उकसाने पे प्रदर्शन करना बैठना ये उचित नहीं है। क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को ही आएंगी, तो इसीलिए कहीं ना जिस तरीके के बार बार केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप फायदे समझिए, उनके फायदे कितने हैं और किस तरीके से फायदे होंगे ये आने वाले समय के अंदर पता लग जाएगा। यहाँ तक कि मंडियां भी खत्म नहीं की जा रही है, ना ही जो फसलों का जो दाम होगा वो उनके चुनिंदा रेटों पर होगा। सरकार चाहे सरकार के पास बेचने चाहे बेच सकते हैं, मंडियों में देना चाहे मंडियों में दे सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में देना चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में दे सकते हैं। यानी कि किसानों के पास तमाम जो विकल्प हैं वो खुले रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री ने पत्र लिखा है और किसानों को लेकर अपनी जो बातें उन्होंने कही वो आपने सुनी। रुक करते हैं तीसरी खबर का। आपको बता दें कि मुंबई से सटे अहमदनगर जिले के अंतर्गत आने वाले करजत जामखेड़ पुलिस को उनके स्थानीय विधायक रोहित पवार की तरफ से एक नई सौगात मिली है। विधायक रोहित पवार के CSR फंड के माध्यम से 3 मोटरसाइकिल और 2 वैन पुलिस को दी गई हैं। मोटरसाइकिल में दोनों तरफ बाएं और दाएं सायरन लगाए गए हैं। रात के समय पेट्रोलिंग के वक्त ये दोनों सायरन बजेंगे। इन सभी गाड़ियों का लोकार्पण महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में किया गया। तो वहीं पुलिस को इस नई सौगात मिलने से काफी राहत मिलने वाली है।
गाडी मोटरसायकल हे जर लोकांनी CSRच्या मदतीने दिलं तर त्याचा फायदा तिथं असणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना होईल असं देशमुख साहेबांनी तिथं मन व्यक्त केलं होतं. मग काही लोकांशी बोलल्यानंतर त्यांनी कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही तालुक्यासाठी या 2 मोठ्या गाड्या, इथं 3 छोट्या गाड्या आल्यात आणि चौथी अजून एक येते. मग याच्यासाठी आमचे SP पाटील साहेब असतील, त्याच्याचबरोबर आमचे DYSP जाधव साहेब असतील, PI यादव आणि गायकवाड, या सगळ्यांनी याच्यासाठी एक वेगळं धोरण कर्जत आणि जामखेडसाठी केलं आणि जिल्ह्यासाठी सुद्धा ते करत आहेत. त्यामुळे राज्यामध्ये असणारे सर्व पोलीस विभागातले धोरणं व त्याला एक ताकद देण्यासाठी एक छोटंसं वेगळं मतदारसंघासाठी एक धोरण जे उद्या जाऊन मॉडेल होऊ शकतं, यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करत आहोत. मला आज आनंद आहे की देशमुख साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये रामनाथन साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ते सुद्धा आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन यांनी पुढाकार घेऊन या ठिकाणी केलं. त्याच्यामुळे हे जे आता 2 मोठ्या गाड्या आणि 4 मोटरबाईक या पोलीस खात्याला त्या जिल्ह्यासाठी मिळणार आहे किंवा त्या मतदारसंघासाठी मिळणार आहे, त्याचा चांगला फायदा कायदा सुव्यवस्था आणि आमच्या महिला, आमच्या युवती या सर्वांच्या सुरक्षेसाठी त्या निमित्तानं होणार आहे. त्याच्यामुळे अशाच पद्धतीनं बाकी मतदारसंघातसुद्धा सर्व आमदारांनी, सर्व पक्षीय आमदारांनी रोहित पवार यांनी जसा पुढाकार आपल्या मतदारसंघासाठी घेतला तसाच पुढाकार जर घेतला तर राज्य शासनाला शासन तक मोठ्या प्रमाणात गाड्या. तो आपने देखा कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों को ये सौगात दी गई है। कर्जत जामखेड़ पुलिस को मिली है सौगात, जहां पर 3 से 4 मोटरसाइकिलें और साथ में 2 वैन दी गई है। इससे आपको बता दें कि रात के वक्त पेट्रोलिंग के दौरान खासतौर पर पुलिस को फायदा होने वाला है और साथ में 2 वैन दी गई है। वैन के साथ में ही पुलिस को इसका भी बहुत लाभ मिलने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो स्थानीय विधायक हैं रोहित पवार, उनके द्वारा ये सौगात पुलिस को सौंपी गई है। लेकिन अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वो लोग वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और उन्होंने खुद इसका लोकार्पण किया, इसको सरकार को उन्होंने इसका उद्घाटन किया और साथ में उन्होंने अपनी बात कहते हुए पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने की बात भी कही। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी की देने के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहले मामला क्या है, आखिरकार किस तरीके से जो ये सौगात दी गई है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगातार गृह मंत्रालय काम कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र से सटे जो है जामखेड़ा पुलिस स्टेशन की हद में जो स्थानिक विधायक है रोहित पवार, उन्होंने अपने मुंबई पुलिस के लिए एक सौगात दी है। इस सौगात के तहत उन्होंने 3 स्पेशल बाइक जो अपडेटेड बाइक होती है वो दिया है और 2 पुलिस वैन दिया है, जिसमें स्पेशल तरह की तमाम तरह की सुविधाएं जो है मुहैया करवाई गई है। अब ऐसे में अगर बाइक की बात करें तो वो एक खास प्रकार की बाइक है जो मुंबई पुलिस जब देर रात में निकलेगी तो लेफ्ट एंड राइट साइड में विशेष प्रकार का हॉर्न लगाया गया है और लाइटें लगाई गई है, जिससे दूर से ही दिखाई देगा कि मुंबई पुलिस जो है आ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर देर रात जो अत्याचार होते थे, देर रात छेड़छाड़ होती, इस घटना को कम करने के इस तरह का जो है अहम कदम रोहित पवार ने उठाया है। लेकिन जयप्रकाश, साथ में ये जानने की कोशिश करें कि पुलिस को ये सौगात मिली है तो पुलिसकर्मी जो है वो कितने क्या उत्साहित हैं, क्या उनका कहना है कि क्या अब नई मोटरसाइकिल मिलने से और वैन मिलने से क्या कुछ फायदे उनको होने वाले हैं? देखिए, देश बदल रहा है, ये सबको पता है, लेकिन इसी के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी भी बदलनी चाहिए। इसको लेकर रोहित पवार ने एक अहम कदम उठाया और लेटेस्ट अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी है बाइक की, उसको उन्होंने अपनाया, तमाम तरह की उसमें सुविधा मुहैया करवाई। देखिए, लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने के कॉल मुंबई पुलिस को आते रहते हैं। बिल्कुल, इसको इसको लेकर कभी कभी सुविधा नहीं होने के कारण उतने वक्त में, हालांकि कहा गया है कि कम से कम 8 या 7 मिनट में उस घटना स्थल पर पहुंचना होगा, इस तरह की गृह मंत्री ने पहले भी कह चुके हैं। अब इस तरह की सुविधा होने के बाद ये माना जा रहा है कि जब इस तरह की कोई घटना होगी तो अहमदनगर पुलिस जो है मौके पर पहुंचेगी और तफ्तीश करेगी। लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि फिलहाल ये 3 से 4 मोटरसाइकिल और 2 वैन सौंपी गई हैं, क्या और भी डिमांड वहां पर है पुलिसकर्मियों की? क्या कुछ उनका कहना है कि क्या और भी गाड़ियों की उनकी जरूरत है या इनसे काम चल जाएगा? फिलहाल देखिए, सुविधाएं जितनी भी हो वो कम होती है। ऐसे में अहमदनगर पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि जो अभी सुविधाएं हमें दी गई है उसका हम उपयोग करेंगे। ऐसे में अगर जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से रोहित पवार जी को और बताया जाएगा। और वो हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि और भी इस तरह की कोई सुविधाओं की जरूरत होगी तो रोहित पवार हमेशा उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि
जो है पुलिस किस तरह से काम कर रही है, किन किन चीजों के तहत उनको जी। आवश्यकता होती है, तो तमाम चीजें उनको जानकारी में है। ऐसे में जब भी जरूरत पड़ेगी रोहित पवार उनकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक बात और समझने की हम कोशिश करें कि रोहित पवार के इस कदम के बाद क्या बाकी के जो विधायक है उनको एक प्रेरित करने की कोशिश की है, और साथ में खुद गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे अनिल देशमुख, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो क्या उम्मीद है और भी बाकी के पुलिसकर्मी जो है पुलिस स्टेशन है उनकी भी उम्मीद बढ़ी होगी? देखिए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद जो है रोहित पवार की जो है सराहना की। उन्होंने कहा इस तरह के कदम बहुत अहम है, लेकिन जिस तरह से ऑटोमेटेड जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ऐसे में जिस तरह से रोहित पवार ने जो मुंबई पुलिस के सौगात दिया वो काफी अहम है। उसी वही एडिशनल कमिश्नर ने भी ये कहा है कि रोहित पवार के इस कदम को हम सराहते हैं और आने वाले समय में जरूर महिलाओं और तमाम जो अत्याचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबसे अहम बात सीनियर सिटीजन के ऊपर जिस तरह से तमाम चीजें घटती है और फिर कॉल आता है, उसको लेकर भी बहुत अहम हो जाता है कि जल्दी पहुंचना, फिर उनकी मदद करना। तो ऐसे में कहीं न कहीं अनिल गृह मंत्री ने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बिल्कुल। रोहित पवार भी इस पूरे मामले को लेकर काफी बेहद खुश नजर आए। बेहद खुश नजर आए और लगातार दूसरों को मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी पुलिसकर्मियों की यहां पर की गई। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों को ये नई सौगात दी गई है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।